नमस्कार, स्टॉक्स फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं दिल्ली स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत कमजोर हुई थी, लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद एक रिकवरी की कोशिश हम जरूर देख रहे हैं और निफ्टी 18,353 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने बाजार के सेकंड हाफ में एक सिमिलर पैटर्न देखा था और निफ्टी में तकरीबन 250 अंकों के आसपास की और निफ्टी बैंक में 400 अंकों के आसपास की रिकवरी आई थी और आज वो सेम ट्रेंड हम आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन आज आपकी जो भी सवाल हैं उस पर अपने हम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। इसके अलावा बाजार की दिशा यहाँ से क्या होगी, उस दिशा को लेकर भी हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि क्या 18,200 के आसपास जिस सपोर्ट की चर्चा हो रही है, जिस अहम डीएमए की डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो चर्चा हो रही है, क्या उस सपोर्ट को बाजार होल्ड करेगा या फिर दिक्कतें यहां से थोड़ी सी और बढ़ेंगी। आप देखिए इस वक्त दिन के निचले स्तरों के आसपास बाजार जा रहा है। 18,473 का आज का ये हाई है। 18,350 के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो हमारा फोन नंबर है 9167329108। इस पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप 18 स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर भी आसानी से अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं @ET9 स्वदेश पर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान ब्लू ओशन स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी और एंजल वन की स्नेहा सेठ। आशीष जी और स्नेहा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। स्नेहा, शुरुआत आपसे करेंगे। कल हमने रिकवरी देखी आखिरी के 2 घंटे में, आज बाजार ऊपर खुला, लेकिन जो रिकवरी हमने देखी थी हम आज उसको गंवाते हुए देख रहे हैं। और आप देखिए 18,345 ये दिन के निचले स्तर के आसपास बाजार है, 0.25% के आसपास की कमजोरी। आपको स्नेहा आज का दायरा क्या लग रहा है? और हम देख रहे हैं थोड़े से ग्लोबल हेडविंड्स बाजार के लिए बढ़ रहे हैं, चुनौतियां बढ़ रही हैं, कोविड को लेकर थोड़ी सी आशंकाएं बढ़ रही हैं। आज बहुत ही एक क्रूशियल बैठक भी है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, तो वो खतरे हैं बाजार के लिए। आप इंडेक्स को किस तरह से ट्रेड करने की सलाह देंगी? वेरी गुड मॉर्निंग। निफ्टी अगर आप देखें तो रिसेंटली जैसे कल के दिन हमने रिकवरी देखी है, कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो 18,200 250 के आसपास लास्ट पिछले 2-3 दिनों में सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा सा ऊपर रिबाउंड कर रहा है। तो आई थिंक जब तक 18,200 के को सपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तब तक एक डिप्स पे बाय करके सलाह रहेगी कि आप ट्रेड करें, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें। काफी सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। इंडेक्स में थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेड नहीं करना चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए अभी के लिए 18,200 फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 43,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, आई थिंक कोई वरीसम साइन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें जो डिक्लाइंस आई थी उसमें शॉर्ट पोजीशंस नहीं बने थे सिस्टम में। इसीलिए आई वुड से करके कि जब तक ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक थोड़ा सा आप सिलेक्टिवली बाय साइड पर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड यहाँ पर लेने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। इंडेक्स में कमजोरी गहरा सकती है, आज भी देख रहे हैं हम दिन के निचले स्तर पर अब पहुंच चुका है यहाँ पर निफ्टी, और इस माहौल में आप अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दर्शक के भी सवाल हम शामिल करते हैं और सवाल पूछने का तरीका आपको बता ही दिया है। फोन लाइन नंबर और हमारे सोशल मीडिया हैंडल लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उसके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और मुंबई से हमारे साथ पहले दर्शक शामिल हो चुके हैं, मनोज शाह जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ। मनोज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार, आप सबको मैं खूब खूब अभिनंदन देता हूं। आप ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह करते हो, इसके लिए। अभी मेरा सवाल है HDFC लिमिटेड। मेरे पास 100 शेयर है जो तकरीबन 2008 में मैंने खरीदे थे 1200 रुपये के एवरेज प्राइस से, तो और भी मुझे ये परचेज करने हैं, तो अभी इसके ऊपर आपका नजरिया क्या है? बिल्कुल मनोज जी, पहले तो आपको बधाई और थैंक यू सो मच हमें एंकरेज करने के लिए।
काफी अच्छा स्टॉक सिलेक्शन था, काफी अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ली और एवरेज किया और उसका क्लियरली आपको देखिए फायदा भी हो रहा है। इतने लंबे समय से जो आप होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को, एनबीएफसी स्पेस की दिग्गज कंपनी है जिसे आप होल्ड कर रहे हैं और क्लियरली उसका एक फायदा भी मिलता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। हालांकि आज जरूर इस स्टॉक में कमजोरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त वीकनेस आज के दिन काफी है, लेकिन ओवरऑल एचडीएफसी हम देख रहे हैं कि काफी यहाँ पर स्टेबल कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा था पिछले कुछ समय से। आशीष जी, आपसे राय लेना चाहेंगे इस स्टॉक पर, क्या व्यू बन रहा है एचडीएफसी पर? अभी फिलहाल और ऐड कर लेना चाहिए इनको इन स्तरों पर क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक है, ऑलरेडी इनको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो इन स्तरों पर और एवरेज करने की राय देंगे या फिर जो भी पोजीशन है उसी को होल्ड करना चाहिए इन्हें, और कोई दूसरा स्टॉक आप इनको रिकमेंड करेंगे? देखिए, मेरा एचडीएफसी पे जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है और मेरा मानना है कि जो स्टॉक में गिरावट भी हमें देखने को मिला था क्योंकि एफआईज ने इसमें 4-5% अपनी हिस्सेदारी ओपन मार्केट में बेचा, जिसके कारण से इसके दामों में गिरावट आया और एचडीएफसी बैंक के साथ में जो मर्जर की न्यूज़ था उसके बाद में हमने कंटिन्यूस गिरावट देखा था। बट मुझे लगता है गिरावट का दौर अब खत्म हो गया है और हमने अब स्टडी राइज भी आता हुआ देखा है स्टॉक में, क्योंकि फंडामेंटली देखा जाए तो कहीं कोई समस्या स्टॉक के साथ नहीं है। कंपनी का अच्छा लोन बुक ग्रोथ है और जो बूम रिटेल में रियल एस्टेट सेक्टर में आया हुआ है उसका काफी बड़ा बेनिफिशियरी एचडीएफसी भी रहने वाला है। और मेरा मानना है जब भी राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल रहता है तो जो बैंक्स और एनबीएफसी है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो बिल्कुल 2800 के लिए भी इस स्टॉक में आपको आगे मिल सकते हैं, तो होल्ड करिए स्टॉक को। ठीक है, एचडीएफसी के शेयर को होल्ड करने की सलाह है। आगे हमारे साथ जुड़ गए हैं तेजस चौधरी, इनका सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है लेमन ट्री के 2000 शेयर 62 रुपए के भाव पर। स्नेहा, लेमन ट्री बहुत तेजी से चला है, ये ऑलमोस्ट साल भर के अंदर देखिए डबल हो गया शेयर और आगे भी एग्रेसिव प्लान्स हैं इनके एक्सपेंशन को लेकर। आपको इसकी दिशा कैसी लग रही है और क्या यहाँ से और आप बड़ी तेजी देख रहे हैं या फिर ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है? वैसे तेजस को थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। कि अगर आप देखें ये काउंटर ने काफी अच्छी रैली तो दिखाई, बट पिछले 2-3 हफ्तों से थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। बट आई थिंक यहाँ पे जिस तरह से ये करेक्ट हो गया और जो लेवल्स पे अभी है दैट इज नियर द 89 EMA इन द डेली चार्ट, तो आई थिंक यहाँ से एक रिबाउंड होने के चांसेस काफी ज्यादा है। जो रिसेंट लो है दैट इज अराउंड 78 के आसपास, वो एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसमें होल्ड करने की सलाह होगी। अपसाइड में जो टारगेट आएगा दैट विल बी अराउंड 95-94, तो उस टारगेट के लिए आप होल्ड करें। और अगर यहाँ से मोमेंटम बढ़ता है तो जो रिसेंटली हाई है 103-104 के आसपास वो भी देखने को मिल सकता है। तो कीप अ वॉच, आई वुड से एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 78 का लगा के रखें। ठीक है, 78 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लेमन ट्री होटल्स को होल्ड करने की सलाह है। आशीष जी, एक शेयर इनके पास और है तेजस के पास, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 5000 शेयर है 15 रुपए के भाव पर और बिल्कुल इन्होंने साल के निचले स्तर पर यह शेयर खरीदा है, वो 52 वीक लो भी है और अब देखिए 33-34 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। थोड़े से उथल पुथल आए ऊपरी लेवल्स पर, लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि जो छोटे पीएसयू बैंक्स हैं वहां पर थोड़ी सी रौनक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र समेत आप बाकी बैंकों पर भी राय दीजिए कि क्या तेजी अभी सस्टेन करेगी या फिर जिसको भी हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट बांधे और निकल जाए, क्योंकि आगे अब थोड़े से खतरे होंगे। आशीष जी, नहीं, मुझे नहीं लगता आगे खतरा होगा इस बार इस बैंकिंग स्टॉक। मुझे लगता कुछ जैसा खतरा है स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है अभी भी। सबसे पहली बड़ी बात तो है कि अभी भी उनके जो दाम है वो अभी भी मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू से कम पे कोट कर रहे हैं। दूसरी बात ये अपनी बिल्कुल क्लीन स्लेट ऑलमोस्ट हो गई है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की, तो अब जो भी अब बड़ा कंपटीशन ये देखेंगे सेक्टर बैंकिंग को भी। तो मेरी सलाह रहेगी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बिल्कुल बने रहे और इसका अगले 1 साल का लक्ष्य मेरा 60 रुपए का रहेगा। इसके अलावा किसी भी गिरावट पे हमको पीएसयू बैंकिंग स्टॉक ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है, गिरावट पर आप पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, ये सलाह है आशीष जी की। आगे बढ़ेंगे, लौकुश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, बरेली से जुड़ गए हैं। लौकुश नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
नमस्कार सर, मेरा जी। सुजलान एनर्जी पे शेयर सुजलान एनर्जी। सुजलॉन 9 रुपए की खरीद है, 11 सवा 11 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। 6 साढ़े 6 तक हमने इसको फिसलते देखा, फिर से वहाँ से थोड़ी सी इसमें बाइंग आई है और चूंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है इसमें, इस शेयर में। लेकिन आशीष जी, आपकी क्या राय होगी सुजलॉन को लेकर? क्या इसमें आप कोई मजबूत अपसाइड देख रहे हैं? कोई ऐसा इंडिकेटर है जो स्टॉक को आगे पुश कर सके? आशीष जी देखिए, जहां तक सुजलॉन की बात है, इनफैक्ट हमने स्टॉक में जरूर थोड़ा बहुत मोमेंटम आता देखा है, पर चूंकि इक्विटी का साइज इतना बड़ा है और जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत मिनिस्कल नंबर आते हैं। जैसे सितंबर का प्रॉफिट देखें तो सिर्फ 55-56 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट है, और जो इतना बड़ा इक्विटी बेस है उसको मतलब 4000 करोड़ की इक्विटी है और उसमें से ज्यादा शेयर पब्लिक के पास में है। तो आप देख रहे होंगे बहुत धीरे धीरे इस स्टॉक में मूवमेंट आता है। तो मेरी सलाह रहेगी आप इस स्टॉक में से एक बार निकल जाएं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसकी बजाय धनलक्ष्मी बैंक, जो करीब 22 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, इस बैंक के स्टॉक में निवेश करें, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। 500-600 करोड़ के बीच के मार्केट कैप पे बैंकिंग स्टॉक्स में देखा जाए तो सबसे सस्ता बैंकिंग स्टॉक धनलक्ष्मी बैंक है, और इसमें बिल्कुल पोटेंशियल है 30 से 35 रुपए जाने का। तो आपको सुजलॉन के कंपैरिजन में इस बैंकिंग स्टॉक में ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये राय आपको सुजलॉन में दे दी गई है, जो फिलहाल आपको मुनाफा हो रहा है तो बुक कर लीजिए, और धनलक्ष्मी बैंक अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप अपना निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और हमें फेसबुक के जरिए प्रफुल्ल जी का सवाल आया है, और इनका सवाल है HEG पर 100 शेयर्स इन्होंने 1200 के भाव पर लिए हुए हैं। स्नेहा, आप सजेस्ट करिए, अभी फिलहाल इनको 150 रुपए प्रति शेयर के आसपास का नुकसान हो रहा है, और अगर कुल लॉस की बात करें तो करीब 14,000 से ज्यादा का नुकसान इनको इस वक्त इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। क्या कोई रिकवरी दिख रही है आपको HEG में, या फिर निकल जाना चाहिए? और स्टॉप लॉस भी सुझाइए, क्योंकि नुकसान इनको इस स्टॉक में काफी ज्यादा हो चुका है इस वक्त। चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है HEG? अगर आप ये काउंटर देखिए तो कंटिन्यूसली अगर आप डेली चार्ट देखें तो 89 EMA के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो कि ये सरपास नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट वहाँ पे जब भी ये जाता है तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ चार्ट वाइज मुझे लगता है करके कि यहाँ पे ज़्यादा कोई अपसाइड देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर के लिए। द लेवल टू वॉच आउट इज अराउंड 1110-12 के आसपास। बट आई थिंक यहाँ पे जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर, आई वुड सजेस्ट कि इसमें से एग्जिट कर लें। आपको अगर शिफ्ट करना है दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल ये काउंटर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा नियर टर्म में ट्रेड करना है, लॉन्ग करना है तो। के मुकाबले अपोलो हॉस्पिटल्स बेहतर विकल्प लग रहा है। बेंगलोर से रतन जैन हमारे साथ हैं। रतन जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरे पास में 2 शेयर्स हैं। एक तो टाइटन के हैं, टाइटन के 50 शेयर्स हैं, और मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 2729 है। तो इसमें अभी थोड़ा लॉस हो रहा है, तो क्या करें, इसके अंदर क्या करना चाहिए? और एक सेकंड है मेरे पास में डिस्मैन कार्बोस के, वो 250 शेयर्स हैं, वो 110 के हिसाब से लिए हुए हैं, तो उसमें भी लॉस हो रहा है। कौन सा दूसरा बताया आपने? कार्बोरंडम? डिस्मैन कार्बोस। डिस्मैन कार्बोजेन DC, हाँ या ठीक है, डिस्मैन कार्बोजेन है। रतन जी आपके पास ये टाटा का रतन तो ठीक है, हालांकि हम देख रहे हैं कि 4-5 महीने से ये थोड़े से एक कंसोलिडेशन वाले फेज में फंसा हुआ दिख रहा है, लेकिन 2,500 रुपए के आसपास ही कोई ज्यादा आपको नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन इस पर राय जरूर ले लेते हैं। स्नेहा, टाइटन के बारे में जरा व्यू दीजिए। एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी, अच्छी ग्रोथ भी है इसमें। आप ये देखिए चार्ट्स क्या कह रहे हैं इसके, क्या अभी इसको होल्ड करना चाहिए? आई थिंक यहाँ पे मेरी सलाह होगी होल्ड ही करें। अगर आप देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है हायर साइड से, बट आई डोंट थिंक यहाँ से ज़्यादा डाउन साइड है इसमें। एक सपोर्ट है अराउंड देखें तो अराउंड
457 458 के आसपास, तो आई वुड से करके कि वही एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अपसाइड में जब भी काउंटर 2610 ये लेवल्स निकालता है तो इसमें फिर से एक मोमेंटम अच्छी आ जाएगी और जो रीसेंट हाइज है वहां पे ये चला जाएगा स्टॉक, और इसमें अच्छी खासी तेजी भी आपने को देखने को मिल जाएगी। तो आई वुड से करके कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जाए। ठीक है, टाइटन को स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है, लेकिन आशीष जी आपसे सलाह चाहेंगे डिशमन कार्बोजेन को लेकर। और जैसा कि रतन बता रहे हैं उस स्टॉक में उनको नुकसान हो रहा है। हालांकि एपीआई मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई ये कंपनी है और हमने देखा था कोविड के टाइम में कि ऐसी कंपनियों के स्टॉक बहुत ही तेज़ी से चले थे। और अब जिस तरह से थोड़ा सा ग्लोबल माहौल बढ़ रहा है, चीन में केसेस बढ़ रहे हैं, अमेरिका, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, जर्मनी, ये तमाम देश हैं जहां पर हमने कोविड के केसेस में स्पाइक देखा है। आपको क्या लगता है कि अभी थोड़ा सा समय देना चाहिए इसको? हालांकि 200-225 रुपए के आसपास का भाव था, वहां से गिर के 100 रुपए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मेरी सलाह निकल जाने की रहेगी, क्योंकि स्टॉक अपना 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट क्वार्टर में 10 करोड़ के लगभग का उन्होंने लॉस भी डिक्लेयर किया, तो मुझे नहीं लगता कोई रुझान है होना चाहिए तो स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। और जहां तक कोविड रिलेटेड यदि स्टॉक की बात करना रहेगा तो मैं डायग्नोस्टिक के स्टॉक्स को खरीदना चाहूंगा, ना कि फार्मा कंपनीज के स्टॉक को स्टिल। तो मेरी सलाह स्टॉक से निकल जाने की रहेगी और मैं सलाह दूंगा इसके बजाय बैंक ऑफ इंडिया, जो ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज में 92 रुपए के आसपास मिल रहा है, वहां पर आप बाइंग करें। आपको बिल्कुल 110-115 के लेवल मुझे लगता है मार्च तक भी मिल सकते हैं। तो डिशमैन से निकल जाने की सलाह है। ठीक है, तो डिशमैन से निकल जाने की सलाह इस वक्त आपको दी जा रही है और इन स्तरों पर कुछ सरकारी बैंक अच्छे लग रहे हैं, आप वहां पर नजर रख सकते हैं। अब अगला सवाल ले लेते हैं और ग्वालियर से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, राजकुमार जी फोन लाइन के जरिए। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम, मेरे जोमेटो लिया हुआ है 64.10 रुपए के हिसाब से 800 शेयर हैं जी। ये जानना है कि मैडम क्या करना चाहिए, अभी रेट नीचे चल रहा है उसका। ये जोमेटो का शेयर है, इसको हम करेक्ट करवा लेते हैं। जोमेटो इस वक्त 63 के आसपास कारोबार कर रहा है और हल्का नुकसान इस वक्त जोमेटो में इनको जो देखना पड़ रहा है। स्नेहा, आप सजेस्ट करिए। फंडामेंटल तो हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं इस स्टॉक पर। ये थोड़ा पुल बैक के लिए वेट कर रहे हैं स्टॉक में। आपको क्या लग रहा है चार्ट्स पर देखकर, ऊपर की तरफ कौन सा लेवल आपको दिखाई दे रहा है जब तक इन्हें होल्ड करना चाहिए, और क्या कुछ स्टॉप लॉस भी सजेस्ट करेंगी इन्हें? अगर आप ये काउंटर देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन ही है। नीचे में बेस एक फॉर्म हो रहा है अराउंड 57 का, तो एक 57 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता है। अभी जब तक ये काउंटर जब भी एक अच्छा प्राइस मूव दिया है अपसाइड में, वहाँ पे वॉल्यूम्स दिखे, तो उस कारण से वी वुड से करके कि आप होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में द लेवल टू वॉच आउट विल बी इमीडिएटली एक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और 65 के आसपास एक थोड़ा सा हर्डल है, बट वो सरपास होता है तो फिर से ये काउंटर में थोड़ा सा मोमेंटम आके मे बी आपको 72-71 के लेवल देखने को मिल सकता है। आई वुड से होल्ड करिए। जोमेटो को होल्ड कीजिए। यहाँ से 10 रुपए के ऊपर के स्तर 72 रुपए के आसपास तक जाने का इसमें पोटेंशियल है, चार्ट्स ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं। अंकित गुप्ता का सवाल लेंगे, यह है इंस्टाग्राम के जरिए और इनके पास है इन्फोसिस के 1130 शेयर 1660 रुपए के भाव पर। आईटी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हैं और स्नेहा, इन्फोसिस हम देखने का शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद ये शेयर ऊपरी स्तरों से फिसल गया और लगातार 3-4 सत्र से हम देख रहे हैं कि ये शेयर थोड़ा सा फीका ही पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक्सेंचर के नतीजों के बाद जो भविष्य के लिए जो उनकी कमेंट्री आई थी वो थोड़ी सी निराशाजनक थी और पूरे बाजार को उससे थोड़ी सी निराशा हासिल हुई थी। इन्फोसिस, आपको क्या लगता है कि 1500 रुपए के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा या फिर थोड़ी सी और इसमें फिसलन हो सकती है? अगर आप काउंटर देखें तो रिसेंटली काफी अच्छी अपमूव दिखी है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है हाई लेवल से, बट आई थिंक अगर उनका टाइम ड्यूरेशन इज डिसेंट, मतलब मीडियम टू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, आई थिंक तो उन्हें होल्ड ही करना चाहिए। 1500 के आसपास अगर सपोर्ट की बात करें, यस, अगर आप देखें तो 1480-1500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो आई वुड से करके कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना बुरा नहीं है, तो आई वुड से करके कि इसे होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो आई वुड से करके कि 1420 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अपसाइड में जब भी काउंटर फिर से 1640 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम फिर से आ सकता है।
होल्ड कीजिए शेयर को। 1640 रुपए का जब ये स्तर पार करेगा तो इसमें फिर से एक मोमेंटम की उम्मीद है। एक छोटा सा 18,350 के आसपास घूम रहा है और हम देख रहे हैं कि खपत वाले जो शेयर हैं, कुछ कंजम्पशन में, ऑटो में, वहाँ पर प्रेशर है। भारतीय एयरटेल, इसके अलावा आईटीसी में भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए फार्मा स्टॉक्स में सेलेक्टिव जो एपीआई वाली जो कंपनियां हैं जैसे कि डिवीज लैब, वहां पर आज अच्छी तेजी है, 0.25% के आसपास की। अपोलो हॉस्पिटल ऊपर है, हिंडाल्को, एचसीएल टेक में भी हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की तेजी है। टेक महिंद्रा भी है ऊपर। तो आईटी में थोड़ी सी बाइंग जरूर आई है लेकिन वो सेलेक्टिव है। चलिए आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट की एबीसीडी। और रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन, बताइए आज का क्या टॉपिक है? देखिए, आज का टॉपिक काफ़ी अहम है क्योंकि जिस तरह से सेबी ने जो 7 फ्यूचर्स पे पिछले साल बैन लगाया गया था, उस बैन को कंटिन्यू कर दिया है और अगले 1 साल और इसे एक्सटेंड कर दिया गया है उस समय सीमा को। तो इससे काफ़ी लोग जो इस उम्मीद में बैठे थे कि वायदा वापस से शुरू होगा, उनकी बेचैनी और बढ़ गई है। हालांकि उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन क्या वायदा वाकई इंडियन मार्केट के लिए ज़रूरत है? कमोडिटी का एग्री वायदा क्या ज़रूरत है? किन सेगमेंट्स के लिए क्या क्या फ़ायदा? कंज्यूमर्स की अगर बात करें तो उनको वायदा से क्या फ़ायदा होता है? तो उत्पादों की बेहतर ग्रेडिंग, बेहतर सर्टिफिकेशन होता है, साथ ही वो फ्यूचर्स के भाव का अंदाज़ा उनको लग जाता है, वो भाव को लॉक भी कर सकते हैं, प्राइस रिस्क को कम कर सकते हैं। कंज्यूमर्स के लिए तो ये फायदा हुआ। अब बात करते हैं किसानों के लिए, क्योंकि सबसे अहम कड़ी वही होते हैं। उनका वायदा से क्या फायदा है, क्या सरोकार है? एपीओज के जरिए उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी वायदा बाजार में पिछले कुछ सालों से काफी बढ़ी है, लेकिन अब विकल्प उनके पास कम हो गए कीमतों में, क्योंकि सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव का जोखिम उनके पास ही रहता है, क्योंकि वो खेती से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर उनको भाव को लॉक करने का यहाँ पर उनके पास ऑप्शन होता है। तेजी की उम्मीद है, उनके पास फिजिकल स्टॉक आमतौर पर रहता है, तो वो वायदा में शॉर्ट कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शंस बाई करके कर सकते हैं। पुट ऑप्शंस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो इंश्योरेंस की तरह काम कर सकता है। सरकार चाहे इंसेंटिव के जरिए, सब्सिडी के जरिए लगातार कोशिश करती है कि किसानों को फायदा देने की। अगर इंसेंटिवाइज करके प्रीमियम अगर सरकार की तरफ से भरा जाए ऑप्शंस का, तो एमएसपी देने की भी जरूरत नहीं। कई सारे ऐसे कंट्रीज में इस तरह की पॉलिसी लागू भी हो चुकी है। तो किसानों के लिए कितना फायदेमंद है वायदा, ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए यही है कि वो प्राइस रिस्क को हेज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे बेहतर टूल्स वायदा बाजार का टूल्स ही उनके पास मौजूद है, जहां पर दोनों तरह के ऑप्शंस हैं और फ्यूचर ऑप्शन दोनों के जरिए कर सकते हैं। तो ये कुछ बारीक बातें हैं, इस वजह से यहाँ पर वायदा बाजार की अहमियत है। और ऐसे समय में जब हमारा देश एग्री सेक्टर में सबसे आगे है, कई सारे ऐसे एग्री उत्पाद है जिसमें हम नंबर 1 है पूरे दुनिया में, ऐसे में अगर हमारे पास वायदा का विकल्प नहीं रहेगा तो हेजिंग के लिए वो दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे जो बड़े ट्रेडर है, बड़े कारोबारी है। अगर इसमें दिक्कत है तो ज़रूरत यह है कि आप लोगों में जागरूकता बढ़ाएं, इसका दायरा बढ़ाएं, डेप्थ बढ़ाएं, वॉल्यूम बढ़ाएं, लेकिन इसको बंद करना सही विकल्प नहीं है। ठीक है, तो वायदा से इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फायदा है और क्या क्या फ़ायदे हैं और एक कंज्यूमर के तौर पर भी आपको क्यों बेनिफिट होता है वायदा बाजार से, ये आपको विश्वमोहन ने समझा दिया है। चलिए आपके सवाल जवाब की तरफ फिर से लौटेंगे और व्हाट्सएप के जरिए अगला सवाल लेंगे। सम्यक ने हमें अपना क्वेरी भेजी है। इनके पास है आरती ड्रग्स के 80 शेयर 788 रुपये के भाव पर और इस वक्त ये शेयर ट्रेड कर रहा है 450 रुपये के आसपास। इनफैक्ट ये पूरा साल जो रहा है, इसको 2 हिस्सों में अगर हम बांट दें तो 1 साल गिरावट वाली रही है आरती ड्रग्स में, फिर हमने जून के बाद से थोड़ी सी रिकवरी देखी है, 500-550 रुपये तक के भाव देखे और फिर से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। आशीष जी, कोविड का ये सुपरस्टार शेयर 100 वाला शेयर 1000 रुपये के आसपास पहुंचा था, लेकिन वो भाव फिर लौट के आया नहीं और देखिए थोड़े से करेक्शन पर जिन्होंने खरीदा है 788 यानी कि 800 रुपये के आसपास, वो लोग भी अपने आप को थोड़ा फंसा हुआ महसूस जरूर कर रहे होंगे। आपको उम्मीद है कि ये भाव लौट के आएंगे और अगर हाँ तो समय कितना देना होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है भाव लौटकर कोई जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि यदि आप इस स्टॉक का मोमेंटम भी देखें तो 100-150 रुपए के बीच में घूमते हुए पूरा साल निकल गया इस स्टॉक में। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक में से निकल जाएं। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि डायग्नोस्टिक के स्टॉक्स में बुलिश हूं, तो मुझे लगता है विजया डायग्नोस्टिक का स्टॉक जो 450 रुपए के पास ट्रेड हो रहा है, उसमें बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कोविड का दोबारा से एक राउंड शुरू होगा जहाँ पे जो चाइना से नंबर आ रहे हैं और जो भयावह नंबर्स आने की
उम्मीद है आगे वहाँ से। तो बिल्कुल ये जो डायग्नोस्टिक का बिजनेस है वो दोबारा से कैचअप होगा और वैल्यूएशंस भी अब रियलिस्टिक हो गए हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में। जैसे हम देखते हैं डॉक्टर लाल 3800 रुपये जाके स्टॉक 2400 रुपये तक आ गया है, तो बिल्कुल एक अच्छे लेवल हो गए हैं। यदि कोविड का टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक्स का बिजनेस दोबारा से बढ़ता है तो ये सारी कंपनियां अच्छा करेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आरती बेच के आप विजय डायग्नोस्टिक में स्वैप कर लें तो वहां पर आपका नुकसान अगले 1 वर्ष में निकल सकता है। बिल्कुल है। तो अब क्योंकि डायग्नोस्टिक शेयरों की हम बात भी कर रहे हैं और चीन में जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, न कि सिर्फ चीन में, दुनिया भर में इस वक्त ये जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि डायग्नोस्टिक शेयरों में आज अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है, जैसा कि अभी आशीष जी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि ये सभी स्टॉक्स अब फोकस में आएंगे। अब चीन में जो कोरोना के मामले में उछाल आया है उससे किस तरह का इम्पैक्ट आगे पड़ सकता है, डायग्नोस्टिक शेयरों को उसका कैसा फायदा होगा, ये पूरी डिटेल रिसर्च लेकर हमारे साथ शरद मौजूद हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, आज दिन के ट्रेड में डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में जो है बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, विजय डायग्नोस्टिक्स, इनमें जो एक अच्छी बाइंग वॉल्यूम्स देखने मिली है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आइबुप्रोफेन सप्लायर्स जो होते हैं जैसे कि आयल केमिकल फार्मा, ग्रैनुअल्स, इनमें भी जो है एक अच्छी जो है बाइंग वॉल्यूम्स देखने मिल रही है। ऑक्सीजन स्पेसिफिक स्टॉक्स भी हैं जैसे कि एवरेस्ट कांटो सिलेंडर और लिंडे इंडिया, वो भी फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कोरोना के बढ़ते हुए मामले आ रहे हैं चाइना में और यूएस में भी थोड़े लेवल्स देखने मिले, उसके कारण भारत जो है सतर्क हो गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने जो है आज समीक्षा के बैठक भी करने वाले हैं, उन्होंने लेटर्स भी लिखे हैं और 2 इम्पॉर्टेंट बात है स्टेट्स को कहे हैं। एक है कि जो कोविड के जो गाइडलाइंस है उनको अच्छी तरह फोकस करे और उसे पूरी तरह पालन करे, और एक जो राज्य के जो पॉजिटिव जो केसेस आ सकते हैं कोविड के, उसकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो जल्दी से स्टार्ट कर दे। अब जो है कोरोना पर जो IHMI का क्या जो है बयान वो भी आप सुन लें। 2023 में चीन में लगभग 10 लाख से ज़्यादा की मौत होने की जो है उम्मीद है, ये रिपोर्ट कह रही है। और चीन में जो है अप्रैल के शुरुआत तक जो है पीक लेवल्स टच कर जाएंगे और आप कह सकते हैं कि मौत की संख्या जो है ऑलमोस्ट 3.22 लाख की जो है आंकड़े देखने मिलेंगे। लेकिन याद रखिए इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो चीनी राज्य है हांगकांग, ये सब यहाँ पे जो है ज़्यादा क्लस्टर्स बनेंगे कोविड के। तो ये ग्लोबली भी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं थोड़ी सी कह सकते हैं चिंताजनक ज़रूर है। और अगर चीन को लेकर जो एक्सपोर्ट्स है उनका भी कहना है कि लगभग 90 दिनों में, अगले 90 दिनों में लगभग 60% से ज़्यादा का जो पॉपुलेशन है चाइना का वो कोविड से इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब ऑफकोर्स म्यूटेशंस भी देखने मिल रहे हैं कोविड में। और इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बयान कहा है कि 10% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो भी जो है इम्पैक्ट पड़ सकती है और एक संभावना हो सकता है। और एक याद रखिए कोरोना में जो केसेस है डेथ्स की, वो जो है मिलियंस या लाखों में देखने मिल सकती है। पर ये जो है बहुत इनिशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं और अभी तक जो है भारत में ऐसे केसेस जो है जो राइज हुए वो नहीं देखने को मिले हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो चीन में कोविड को लेकर संकट गहरा रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुमान आ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं और डराने वाले भी हैं। और आज जिस तरह से स्टॉक्स में एक्शन हो रहा है डायग्नोस्टिक स्पेस में या फिर दवाएं बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा डर बैठ रहा है। और कुछ स्टॉक्स में हम एक और स्टॉक है फोकस में वो है हीरो मोटोकॉर्प। कंपनी ने एक बहुत ही दिलचस्प स्टेटमेंट दिया है हमारे सहयोगी चैनल 89 से खास बातचीत में। उन्होंने कहा है कि हम 2 व्हीलर के बियॉन्ड देखना चाहते हैं और सिर्फ 2 व्हीलर तक सीमित नहीं रहना चाहते। तो क्या उनकी प्लानिंग है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गए हैं जो ऑटोज को बहुत ही करीब से ट्रैक करती हैं। सृष्टि, बताइए क्या कहा है कंपनी ने? जी हाँ, हमने हीरो मोटोकॉर्प के मैनेजमेंट से खास बातचीत की है, वहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स निकल कर आए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प 2 व्हीलर में लीडर है, मार्केट में 34% से भी ज़्यादा का उनका मार्केट शेयर है पूरे 2 व्हीलर इंडस्ट्री में। पर आगे चल के जो गेम प्लान है वो ना सिर्फ 2 व्हीलर कंपनी के तौर पर चलने का है, बट उसके अलावा और भी डिविजन्स में हीरो मोटोकॉर्प आने वाले समय में एक्सपैंड करते हुए दिख सकती है। खास बातचीत में ये सामने निकल के आया है कि 2 व्हीलर और साथ ही
3 व्हीलर के कॉम्बिनेशन से एक व्हीकल पे कंपनी कामकाज कर रही है। इसका एक प्रोटोटाइप भी उनके पास तैयार है। आने वाले समय में हो सकता है कि उसका लॉन्च भी देखने को मिले। पर ये जो मार्केट है, अगर हम उसकी बात करें तो 3 व्हीलर सेगमेंट में जैसा कि हम जानते हैं कि बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स, ये 2 लिस्टेड OEMs जो हैं ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। पूरे मार्केट की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 व्हीलर्स जो हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी रैपिड तरीके से होते हुए हम देख रहे हैं और इसमें बजाज ऑटो का काफ़ी दबदबा भी है। ना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रही हूँ, अगर ओवरऑल मार्केट शेयर देखें तो 36% का मार्केट शेयर केवल बजाज ऑटो होल्ड करता है। यहाँ पे टीवीएस मोटर कॉर्प का भी प्रेजेंस है, फिलहाल वो 2% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में 2 व्हीलर के बदले और कौन से डिविजन्स में हीरो मोटोकॉर्प एक्सपैंड करता हुआ नजर आएगा और इस पे हमारी कड़ी नजर रहेगी। इसके अलावा कंपनी जो प्रोडक्ट्स, एसेसरीज हैं, साथ ही मर्चेंटाइजिंग है, ये सब पे भी फोकस कर रही है। एक्सपोर्ट्स जो कि अभी उनके डिवीजन में करीब 5% की हिस्सेदारी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में दिखाता है, आगे चल के उसको डबल करने की 10 से 15% तक ले जाने की कंपनी की पूरी कोशिश रहेगी। अलग अलग ज्योग्राफीज में भी वो एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये कुछ गेम प्लान्स और स्ट्रैटेजीज निकलकर सामने आई हैं हीरो मोटोकॉर्प के मैनेजमेंट के साथ खास बातचीत में। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो 3 व्हीलर्स को लेकर प्लान है और जैसा कि सृष्टि बता रही है कि बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा ये, और इसका जो प्रोटोटाइप है, जो कॉन्सेप्ट है क्वार्क 1 का, वो करीब करीब 3 साल पहले कंपनी दिखा भी चुकी है। तो ऑलरेडी इसमें हम देख रहे हैं कि टीवीएस मोटर स्पेस में 3 व्हीलर में, इसके अलावा बजाज ऑटो की अच्छी प्रेजेंस है 3 व्हीलर्स में। तो हीरो मोटो के इस मार्केट में भी थोड़ी सी पैठ बनाने की कोशिश है, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से। लेकिन हीरो मोटो की कोशिशें कितनी कारगर साबित होंगी, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और क्या जो एग्जिस्टिंग जो कंपनियां हैं लिस्टेड स्पेस में, हम अगर बात करें अतुल भी है, अतुल ऑटो, इसके अलावा बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, उनके लिए कितना चैलेंज होगा, ये सब कुछ समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रिलायंस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च मितुल शाह। मितुल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। मितुल, वैसे तो करीब 3 साल पहले हीरो मोटो ने अपने ये कॉन्सेप्ट क्वार्क 1 को दिखा दिया था, लेकिन फिर से बज़ हो रही है और इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि कंपनी इस चीज को लेकर कितनी गंभीर है, किस तरह का प्रोडक्ट हो सकता है ये, और इसकी पोजीशनिंग क्या होगी बाजार में? राइट, जैसे आपने बताया, करीब 3 साल पहले फरवरी 2020 में उन्होंने एक इवेंट रखा था जयपुर R&D सेंटर में। वहां पे फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को बताया गया था, तो आई वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो ये प्रोडक्ट जो था 2 व्हीलर के साथ, स्कूटर के साथ अगर आप एडिशनल अटैचमेंट लगा दो तो वो 3 व्हीलर बन जाता था, और चाहे तो काफी इजीली उसमें से अटैचमेंट हटा के उसको एज ए 2 व्हीलर स्कूटर की तरह भी यूज किया जा सके, वैसा एक कॉन्सेप्ट मॉडल वहां पे डिस्प्ले किया था। तो ये डेफिनेटली एक नया कॉन्सेप्ट है और काफी इनोवेटिव चीज है, जो शायद और कहीं पे भी, प्रोबेबली पूरे वर्ल्ड में भी हमने कहीं देखा नहीं है इस टाइप का प्रोडक्ट। और दूसरा जो कंपनी का डिसीजन या स्ट्रेटेजी टू डाइवर्सिफाई इनटू 3 व्हीलर इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि बाकी लिस्टेड कंपनी में ये एक ही कंपनी है जो सिर्फ 2 व्हीलर में ही है, 3 व्हीलर में नहीं है, जबकि कंपटीशन में बजाज और टीवीएस जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर दोनों को कैटर करते हैं। तो 3 व्हीलर मार्केट की रिकवरी रिजनेबली स्ट्रॉन्ग है। इवन जो पिछले महीने के नंबर फाड़ा रिलीज किया करते हैं, जो नवंबर के नंबर्स में दिख रहा है कि वो प्री कोविड लेवल से भी 4% इस नवंबर के वो आंकड़े 3 व्हीलर के ज्यादा दिखाए गए हैं, जो बताता है कि पूरी ही रिकवरी है। तो हीरो मोटोकॉर्प का डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन इज डेफिनेटली पॉजिटिव। सिर्फ ये दिक्कत है कि हमें देखना होगा कि ये प्रोडक्ट को सक्सेस मिलता है या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इवन 2 व्हीलर में भी काफी कंपनियां लॉन्च कर रही है, बट सिर्फ लिमिटेड कंपनी को ही सक्सेस मिल रहा है। मितुल, बिल्कुल आपका कंसर्न भी सही है और मेरे मन में यही सवाल उठ रहा था, क्योंकि देखिए भारत की जो सड़कें हैं और यहाँ पर जिस तरह की गाड़ियों की डिमांड होती है, तो उम्मीद ये की जाती है कि रफ एंड टफ गाड़ी आए। ये चूंकि कन्वर्टेबल है, 2 व्हीलर को आप 3 व्हीलर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। तो सवाल कहीं ना कहीं ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट तक ही रह जाएगा या वाकई सड़कों पर ये व्हीकल आएगा भी। चलिए हम मान लेते हैं कि अगर आ भी गया, तो आपको लगता है कि ये बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर इनको चैलेंज करेगा या फिर एक अपनी अलग से एक जगह बनाएगा?
मितुल जिसमें टू व्हीलर एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे कंज्यूमर नए नए चीजें ट्राई करने के लिए करीब करीब आपको 20 से 30% वैसा एक कंज्यूमर क्लास मिलेगा जो नए प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं। थ्री व्हीलर प्योरली कॉमर्शियल डिसीजन होता है, लोग अपनी आमदनी के लिए खरीदते हैं, नहीं के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो वहां पे जो नई चीजें ट्राई करना एक रिस्क होता है। तो ये कंज्यूमर भी जनरली जो ट्रेंड चल रहा है उसी के साथ चलते हैं। तो कन्वेंशनल कंपनियां जैसे कि बजाज हो या टीवीएस हो या महिंद्रा अगर कुछ लॉन्च करती है नया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसे बहुत ही जल्दी से एक्सेप्टेंस मिल जाता है। कोई भी नई कंपनी कुछ लॉन्च करे, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो या मारुति हो या कोई भी, तो उसे एक्सेप्टेंस कमर्शियल व्हीकल में आने में काफी वक्त लगता है। जो हमने देखा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी एमएचसीवी में काफी सालों पहले एंट्री की थी, बट इतने सालों बाद भी आज भी मार्केट शेयर सिर्फ 2 या 3% पे ही रुका हुआ है। तो कमर्शियल व्हीकल का डिसीजन कंज्यूमर के साइड से एक्सेप्टेंस मिलना एक बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसी वजह से हीरो मोटोकॉर्प का थ्री व्हीलर हम मानते हैं कि रोड पे आ तो जाएगा, बट उसको एक्सेप्टेंस आने में करीब करीब 2 से 5 साल लग सकते हैं आफ्टर द लॉन्च। मितुल, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कोई कंपनी जब गाड़ी को कॉन्सेप्ट स्टेज से जब एक्चुअल उसको लेके आती है तो बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। R&D कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, डीलरशिप नेटवर्क, उसको गाड़ी को पहुंचाने के लिए भी काफ़ी खर्चे करने पड़ते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, तमाम चीज़ें। कहीं क्या बाजार को इस चीज़ का डर हो सकता है क्या कि अगर ये गाड़ी सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या शॉर्ट टर्म में आप स्टॉक पर कुछ इंपैक्ट देख रहे हैं, इसका नेगेटिव देख रहे हैं आप या इस खबर का पॉजिटिव देख रहे हैं? ये जो खबर है उससे स्टॉक रिएक्शन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सेगमेंट है ओवरऑल हीरो मोटोकॉर्प, जो कि नियरली 6 to 7 मिलियन, मतलब कि करीब करीब 60 से 70 लाख टू व्हीलर इंडिया में बेचता है एन्युअली, जबकि थ्री व्हीलर का मार्केट साइज ही 2 या 3 लाख है, जिसमें करीब करीब 20-25 प्लेयर्स है। तो इंडिविजुअल प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा 25-50 हजार या 1 लाख से ज्यादा एनुअल सेल्स मिल नहीं सकता है, विच इज हार्डली 3-4%। तो उस तरीके से तो स्टॉक रिएक्शन बहुत ही ज्यादा कुछ आना नहीं चाहिए। बट इन टर्म्स ऑफ आप इसके जो R&D एक्सपेंस और ये वगैरह एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो जनरली टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में R&D और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस बहुत ही कम होते हैं कंपेयर टू एनी फोर व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल। बट डेफिनेटली जो आपने दूसरा पॉइंट बताया, नेटवर्क रिलेटेड एक्सपांशन या वहां पे खर्चा हीरो मोटोकॉर्प को काफी ज्यादा हो सकता है, कमर्शियल व्हीकल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बाकी के सारे ही प्लेयर अपने एग्जिस्टिंग शोरूम में ही थ्री व्हीलर को अलग से रख के बेच सकते हैं, बट हीरो मोटोकॉर्प के लिए थ्री व्हीलर को बेचने के लिए डेडिकेटेड सेपरेट शोरूम्स खोलने होंगे। और टू व्हीलर के शोरूम में थ्री व्हीलर रख के बेचे, ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, वहां पे ज्यादा खर्चा हो सकता है। मितुल जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर इस खबर के चर्चा करने के लिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग खबर है, कंज्यूमर से जुड़ी हुई खबर है। स्टॉक को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह होता है हीरो मोटो को, और सबके जन जन तक, गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंची हुई कंपनी है। तो एक खबर आई और उसका हमने विश्लेषण भी किया एक बेहतरीन देश के जाने माने एनालिस्ट के साथ। आगे बढ़ेंगे, अपने आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत फिर से करेंगे और मुंबई से प्रसाद का सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है टाटा मोटर्स के 252 शेयर 418 रुपए के भाव पर, और इनके भाव के आसपास ही ये शेयर, और काफी समय हो गया कि 400-450 वाली रेंज में ही ये घूम रहा है। आशीष जी, टाटा मोटर्स, इसके लिए ट्रिगर क्या बनेगा और प्रसाद को क्या ये शेयर होल्ड करने चाहिए अभी? इनफैक्ट ट्रिगर ही तो इसमें स्टॉक में गायब हो गए। यदि आप देखें तो काफी समय से बिल्कुल एक 10-20 रुपए की रेंज में स्टॉक मूव कर रहा है, और ये जो चाइना से अभी नई समस्या आ रही है, तो या यूरोपियन मार्केट में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, या यूएस में रिसेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें टाटा मोटर्स के लिए निगेटिव है, क्योंकि जीएलआर के जो सेल्स परफॉर्मेंस पे वो निगेटिव है। जरूर भारतीय मार्केट्स में उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता जा रहा है, पर चूंकि टाटा मोटर्स एक कॉन्ग्लोमरेट है तो सिर्फ भारतीय बाजारों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। तो मेरा सलाह है कि स्टॉक में से एक बार निकल जाए, क्योंकि कोई शॉर्ट टर्म में ट्रिगर नजर नहीं आते। बट मुझे इसके सामने लगता है कि यदि ऑटो सेक्टर में रहना है तो
जीबीएम ऑटो के स्टॉक पे नज़र रखनी चाहिए, जो ईवी जो बसेस का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। और इसके अलावा ऑटो एंसिलरी में भी उनका अच्छा हमने परफॉर्मेंस देखा, तो जीबीएम ऑटो में बेटर आपको रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू टाटा मोटर। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको इन स्टॉक्स में दे दी गई है। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल करते हैं। यूपी से महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। महेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। ऑलराइट, चलिए इनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन इनका सवाल है हमारे पास। HDFC बैंक का कॉल ऑप्शन इन्होंने लिया हुआ है 1640 का, 18 रुपए के भाव पर इन्होंने ये इस कॉल ऑप्शन में यहाँ पर खरीदारी की हुई है। क्या सजेस्ट करेंगी स्नेहा, आपकी क्या राय होगी? जो कॉल ऑप्शन इन्होंने लिया है क्या सही है, या फिर कुछ और बदलाव इनको सुझाएंगी इनके स्ट्रैटेजी में? अगर आप HDFC देखें तो इट इज अ स्लो मूविंग स्टॉक। ऐसा नहीं है कि ये बहुत फटाफट मोमेंटम देता है। ऑप्शंस में स्पेशली जब भी ये मोमेंटम में हो तब ऑप्शंस में ट्रेड किया जाए तो बेटर होता है। बट आई थिंक ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो है इसका चार्ट स्ट्रक्चर इज नॉट नेगेटिव एज सच, पॉजिटिव ही है। थोड़ा सा हल्का प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिल रहा है हाई लेवल से आज के दिन, बट आई थिंक एक अच्छा बेस फॉर्म है अराउंड 1610 के आसपास। आई थिंक जब तक वो 1610 को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो कॉल ऑप्शन है आप होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में जब भी काउंटर एटलीस्ट 1640-45 लेवल्स को क्रॉस करेगा तब थोड़ा सा मोमेंटम आ जाएगा और आपके जो कॉल ऑप्शंस है वो आपको थोड़ा अच्छे प्रॉफिट दे के जाएंगे। तो ठीक है, तो ये राय HDFC बैंक को लेकर। लेकिन बिटकॉइन समेत तमाम क्रिप्टो करेंसीज को लेकर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बार फिर से आगाह किया और कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज बाजार में स्थिरता ला सकते हैं, इकोनॉमी में मंदी ला सकते हैं। और एक BFSI को लेकर बहुत ही एक क्रूशियल समिट है, वहां पर उनका संबोधन चल रहा है। आइए सुनते हैं कि और वो क्या कह रहे हैं। But that's only one of the factors. It's not as if something the Fed does and we will have to sort of follow that line. And so therefore, we are primarily, and I have said it earlier also, our monetary policies are governed and driven primarily by our domestic growth inflation dynamics. Actions of US Fed do impact our domestic situation because, you know, like if, there's a tightening, let's say the dollar becomes stronger, naturally the price of our imported, we are a commodity importing country, naturally the price of our imports, the crude, petroleum crude and other imports will go up. But we are not, nobody is anybody's big daddy in the current world, everybody has his own space. Okay. And I think the days of big daddy and all that thing is 19th century. It's no more the case, but yes, US is a major player. But let me say that primarily we are governed by our domestic, and I mean, when I say it, I really mean it. Okay. Sir, you brought in the two words which I thought would avoid, inflation and growth. So tell me, I mean, 10 months in a row, Reserve Bank of India failed to contain inflation within the band, which is nothing new about, I mean, everybody knows, and it has, as we speak, it has gone within the band, etc. But historically, very often RBI's estimate of inflation is off the mark. Actual inflation is higher than RBI's estimate. So one could be we need to take a look at the composition of inflation, or other could be Reserve Bank of India needs to take a look at the assessment of inflation. Where are we? No, we constantly keep on fine-tuning our models of inflation forecasting. But any forecast, whether it is of inflation or it is of growth, by any central bank, not just the Reserve Bank, is always conditional to so many factors. Now, if the conditions change, if the underlying conditions change or do not happen the way you had assumed, then naturally the numbers will be different. But the last few prints, I think our expectations both on inflation and growth, we are almost getting it to the second decimal, or the first decimal if not the second. So 6.3 was our estimate for the growth of the second quarter.
and we got 6.3. The last inflation print, which came at 5.88, let's say 5.9, our expectation was about 20 or 30 basis points, I think, higher than that for the month of November. So sudden developments do take place. We keep on fine-tuning our model. What is important to see in the context of inflation forecasting is not whether you are getting that number right. It's essentially to see, it is essentially whether you are getting the direction of inflation right. And not only the direction, but also the force of the direction. Whether we are able to read correctly that the inflation is going to go up, is going to go up very fast or is going to go up very steadily. So it is the direction and the speed of the inflation movement while it is going down or while it is going up, or if there is volatility. So I think it is the direction and speed underlying the inflation, an inflation momentum which is important, not just getting that number right. Because monetary policy is based on the direction of inflation, the broad speed of inflation, rise or inflation decline. तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो महंगाई किस दिशा में जा रही है उसके आधार पर तय होती है, और अगर परिस्थितियां चेंज होती हैं, बदलती हैं, तो महंगाई दर के अनुमान में भी बदलाव करना पड़ता है। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने ये कहा कि हाल फिलहाल जो प्रोजेक्शंस रहे आरबीआई की तरफ से वो बिल्कुल सटीक बैठे हैं महंगाई को लेकर और ग्रोथ को लेकर भी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्रिप्टो करेंसीज जो है काफ़ी बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है इकोनॉमी में और मंदी भी ला सकता है। ये बार बार उन्होंने आगाह किया है क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर, और इसको जो निवेशक हैं उनको भी चेताया है कि इसकी कोई बैकिंग नहीं होती, इसको लेकर सावधान रहना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्स इस समिट से आरबीआई गवर्नर के। चलिए इसके साथ ही शो को यहीं पर समाप्त करने का भी समय हो गया है। आशीष जी और स्नेहा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवाल के जवाब भी देने के लिए। फिलहाल इस शो में मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद